बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ताकतवर लोगों का एहतसाब मुश्किल ही नहीं तकरीबन नामुमकिन है। दिन दहाड़े कोई वारदात हो जाए और कोई तगड़ा शख्स इन्वॉल्व हो तो सारे सबूत होते हुए भी अदालत से सज़ा नहीं हो पाती। और जहां प्राइम मिनिस्टर या हुक्मरान जमात का तज़किरा आ जाए तो वहाँ ऐसी बात सोचना तकरीबन नामुमकिनात में ही है। पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म के बच्चों की पेशी हुई JIT के सामने और उसके बाद रद्द-ए-अमल इस कदर शदीद है कि हर आने वाले दिन के साथ एक ऐसा बयान सामने आता है कि लगता यह है कि जुडिशरी को छोड़ेंगे ही नहीं। आज निहाल हाशमी साहब जो सेनेटर हैं PMLN के, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के बच्चों का एहतसाब करने वालों तुम्हारा यौम एहतसाब बना देंगे, यौम हिसाब बना देंगे। और इसके बाद जो कुछ उन्होंने उनकी फैमिली और बच्चों के मतलब कहा बराह रास्त धमकी के ज़ुमरे में आता है। और ये पहला मौका भी नहीं है और माजी के बहुत से ऐसे बयानात हैं। ख़ुद नवाज शरीफ साहब जब लगा ये कि एहतसाब वाले किसी एक बड़े केस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेगा करप्शन तफसीलात हमारे सामने लाओ, तो कैसे बोले थे कि पर काट देंगे। या जब तफसीलात चल रही थी पानामा केस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो मुस्लिम लीगी वुज़रा के बयानात उसमें कितनी शिद्दत थी। वो बज़ाते ख़ुद एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर नज़र रखना और उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। पहले मैं आपको निहाल हाशमी ने आज कहा वो आपको सुनवाऊँगा, फिर कुछ माजी के इनके बयानात भी दिखाएँगे। दिखाइएगा जी हाशमी साहब ने आज क्या फरमाया। और सुन लो, जो हिसाब हमसे ले रहे हो वो तो नवाज शरीफ का बेटा है। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाजिर सर्दी को कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। तुमने पाकिस्तान के बाज़मीन बाकरदार नवाज शरीफ का जिंदा रहना तंग कर रहे हो। पाकिस्तानी कौम तुम्हें तंग कर देगी। और बनी गाला में रहने वालों, ये इमारत ये जो मॉडल टाउन का घर है, ये यहूदी सरमाए से नहीं बना, ये जमायमा के पैसे से नहीं बना, ये मोहम्मद शरीफ के थे मेहनत के पैसे से बना है। और ये कौम तुम्हारे लिए भी जमीन तंग कर। आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे। अब ये भी नहीं समझ आती कि मुखातिब कौन है। जजेस हैं वो 3 जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया इस JIT को, क्योंकि 2 ने तो नाहल करार दे दिया था, 3 ने कहा था अभी हमने शहादत लेनी है। उन 3 जजेस को कहा है या दूसरी इस्टेब्लिशमेंट को कहा है? क्योंकि एक आसिफ अली जरदारी साहब का भी बयान था कि तुम तो 3 साल के लिए आते हो, हमने तो यही रहना है। आज निहाल हाशमी के बयान में भी हमें उसकी झलक नजर आई, लेकिन जरदारी साहब उसके बाद पाकिस्तान रह नहीं पाए। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा टिपिकल पैटर्न है। वो पैटर्न ये है कि एक बयान दिलवा दिया मुशाहिदुल्लाह खान से, फिर कहा नहीं माफ़ी गलती हो गई है, मुशाहिदुल्लाह की छुट्टी करा दो। फिर एक बयान किसी और से दिलवाया, फिर कहा नहीं ये तो गलत हो गया, इसकी भी परवेज़ रशीद की भी छुट्टी करा दो। आज निहाल हाशमी से वो बयान दिलवाया, लेकिन एक माजी है पूरा इन बयानात का। देखते हैं नवाज शरीफ साहब समेत बाकी इनके सीनियर लीडरान क्या कहते रहे हैं अदलिया के मुताल्लिक़। नवाज शरीफ की किताब के सारे सफ़े पूरे हैं। अगर किसी को वो सफ़े पढ़ने नहीं आते तो हमारा कसूर नहीं है। जिन्हें वो सफ़े नजर नहीं आते वो आंखें खोल के उन सफ़ों को पढ़ें, तज़हीक न करें, तज़हीक नहीं करवाएंगे। नवाज शरीफ किसी कमजोर और चबाए जाने वाले चने का नाम नहीं है, और जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। हम लोहे के चने हैं। इस मुल्क में अक्सरियत का फैसला चलेगा, अवाम का फैसला चलेगा। अवाम की अदालत का फैसला नवाज शरीफ के हक में है। ये नहीं हो सकता वोट नवाज शरीफ ले, फैसले कोई और करे। हम अपने लीडर के साथ हैं, जमहूरियत के साथ हैं, जमहूरियत की हिफाजत करेंगे, साजिशों को कुचलेंगे। तब्दीली वोट के जरिए आएगी। अवाम का फैसला असल फैसला है। जो हमसे हिसाब मांगते हैं, कभी वो हमें हिसाब देने के बारे में भी सोचें। जो आज जवाब मांगते हैं
वो कभी हमारे सवाल भी सुने जो आज हम पर तंज करते हैं और तज़हीक करते हैं। ये ना भूलें कि उनके अपने दामन कितने दागदार हैं। एस्टेब्लिशमेंट, ये तागूती का ताकतें जो हैं, इन्होंने अवाम का फैसला कबूल नहीं किया। अगर तुम समझते हो ना कि सुप्रीम कोर्ट से तुम ताबूत निकालोगे, तो फिर इस मुल्क में हर गली चौक चौराहे से फिर ताबूत निकलेंगे। लोगों की इज्जतों को उछालना, नाजायज केसेस के ऊपर उनको पकड़ना और फिर काम ना करने देना, ये बात ठीक नहीं है। मासूम लोगों को भी जानबूझ के उनके दफ्तरों में, घरों में घुस जाते हैं और वहाँ जाके जो है ना वो उनको तंग करते हैं। इसका अगर उन्हें नोटिस लेना चाहिए, वरना फिर हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई जो है वो कर सकती है। बड़ी तलखी है बयानात के अंदर। लगता ये है कि ये जजों को ही नहीं छोड़ेंगे, जजों को ही उठा लेंगे। क्या करेंगे? ये हर हद को अबूर कर सकते हैं। इनका माजी देखें, इनका एक पैटर्न है इनकी सियासत का और इनकी तरीक़ेकार का। पैटर्न पहले तो ये इस्टेब्लिशमेंट को जिस हद तक वो इंडक्ट करते हैं अपने, आप फ़र्क देखें। ये पहली बात मैं उसका, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमने जब किसी टिकट देने होते हैं, सेनेट के मिसाल के तौर पे सीटें देनी होती हैं अपने लोगों में, तो कोई ऐसा बंदा चांस ही नहीं रखता जिसने पीपल्स पार्टी का स्ट्रगल के दौरान झंडा उठा के कम से कम 5 मील का सफ़र ना किया हो, झंडा उठा के नज़र आया हो, उसकी कमिटमेंट हो पार्टी के साथ। मियाँ नवाज शरीफ इसके बरक्स किस किस्म के लोग लेते हैं? जजेस एंड जनरल्स। डॉक्टर जावेद इकबाल, डॉक्टर जस्टिस जावेद इकबाल, जस्टिस अफजल लोन जो सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हुए, जिन्होंने लोन कमीशन में इनको इनकी मदद की और लोन कमीशन में इनको कोऑपरेटिव स्कैम से बचाया। जस्टिस मिस्टर जस्टिस रफ़ीक तारड़ जो बाद में इन्होंने सदर भी बनाया, जिनको इस वक्त 3 जनरल्स इनके सेनेट की सीट पे बैठे हैं। जनरल अब्दुल कादिर बलोच, जनरल कयूम, जनरल सलाउद्दीन तिरमिज़ी, मोतबर लोग हैं। मुझे उनकी ज़ात से शिकायत कोई नहीं, पर इनके पैटर्न ऑफ सिलेक्शन जो मियाँ साहब का है, तरीका सिलेक्ट करने का, वो नहीं देखते कि इन्होंने पार्टी के लिए कुछ किया है कि नहीं किया। वो देखते हैं क्या हमारे लिए ये मुफीद है कि नहीं है। तो जजेस और जनरल्स पे पहले हाथ रखते हैं, जजेस और जनरल्स पे। दूसरा देखें कि जब कभी मुश्किल में पड़ते हैं तो दे फर्स्ट थिंग इज दे प्ले फॉर टाइम। डॉन लीक्स आया 6 महीने, टाइम, वरना प्रेशर इतना था कि आगाज़ में ही वज़ीर दाखिला ने कहा था 3-4 दिन में सारा मामला, कमेटी है 3-4 दिन में हकीकत सामने आ जाएगी और फिर आप जो मर्ज़ी बात करना चाहें करें, उससे पहले ना करें। और 6 महीने लगाए। जब इन्होंने बगावत करवाई और की सज्जाद अली शाह के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट, तो 7 दिन मांगे थे नवाज शरीफ ने कि मुझे 7 दिन रहने दो, मुझे ये ओपनिंग कर लेने दो मोटरवे की। 7 दिन मांगे थे और उन 7 दिन में क्वेटा में चीफ जस्टिस के खिलाफ क्वेटा बेंच से स्टे ऑर्डर ले लिया था। क्वेटा केस का तो तज़किरा ही नहीं किया आपने। नहीं, अब वो कोई गया था क्वेटा, एक जज साहब ही गए थे ना जी। जी जस्टिस तारड़ साहब, जस्टिस रफीक तारड़ साहब, मारूफ बात है, जस्टिस रफीक तारड़ साहब गए। और वहाँ जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी, जिन्हें बाद में गवर्नर भी बना दिया इन्होंने, और जस्टिस इरशाद हसन खान के बेंच से चीफ जस्टिस अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ स्टे ऑर्डर करवा दिया। और टाइम जो 7 दिनों के अंदर देखें,
फिर उन 7 दिनों के अंदर हमला करा दिया सुप्रीम कोर्ट पे, और बाजी बहरहाल जिस तरह भी थी मार ली, बाजी उनकी हुई। तीसरी चीज जो इनकी ये रखते हैं कि ये डिकॉय रखते हैं, डिकॉयज। अब SCCP का चेयरमैन इनका डिकॉय है। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं, पहले दिन से, जिस दिन JIT बनी है, बड़े बड़े लीडर्स ने बशमूल इमरान खान और शेख रशीद बड़ी खुशी के इजहार किया जी JIT बन गई, वहाँ पेश होगा ग्रेड 18 के आगे हुसैन नवाज, हसन नवाज जब पेश होंगे तो ये होगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि JIT इनका एहतसाब नहीं कर सकेगी। उन पे ये इतना दबाव डालेंगे, प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब करना, और वो भी नवाज शरीफ जैसा प्राइम मिनिस्टर जो तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर हो रहा है और चौथी मरतबा की तरफ देख रहा है और लोगों को दिखा रहा है कि मैं चौथी मरतबा भी होऊंगा। वो निहाल हाशमी के अंदर से नवाज शरीफ बोलता है, वो हाशमी नहीं बोलता, वो नवाज शरीफ बोलता है। अब बच्चों की तरफ देखा तो छोड़ेंगे नहीं। डिकॉयज देखें, फिर जो एतसाबुर रहमान, सैफुर रहमान, लॉ मिनिस्टर और जज साहब की जो कॉन्वर्सेशन, जो कन्विक्शन हुई, जस्टिस करीम वाला केस जो है जी, वो जज साहब SGS कुटेकना केस में, वो जज साहब इनके ही बैठे हुए थे ना, इनके वेल पोजीशनड, इस एस्टेब्लिशमेंट में वेल पोजीशनड लोग हैं इनके। तो मैं कोशिश करूंगा प्रोग्राम में वो टेप प्ले करूं, क्योंकि वो भी एक हिस्ट्री का हिस्सा है कि सैफुर रहमान कह रहे हैं कि कैसे सजा देनी है। हाँ, और कह रहे हैं आज क्यों नहीं दी, आज क्यों नहीं दी, और जज साहब कह रहे हैं कल दे देंगे। उन्होंने कहा मैक्सिमम देनी है, कहे मैक्सिमम दूंगा, कल दूंगा। जरा मियाँ साहब के पास फिर सजा जब दे दूंगा फिर प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे, आप मुझे ले जाना, फिर मैं माफ़ी मांग लूंगा। वैसे वो SGS कुटेकना केस की खराबी की बुनियाद वो ऑडियो रिकॉर्डिंग बनी थी, तब तक केस में उतनी खराबी नहीं थी। जब ये पता चला कि जज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मुझे लगता है सेम पैटर्न दोहराया गया है। JIT का जो ख़त आपने देखा होगा, अंसार अब्बासी साहब ने उसके ऊपर खबर शाया की है। हिजाजी साहब ने ख़त लिखा कि मुझे रजिस्ट्रार ने कॉल की, इस नंबर से आई, पहले मुझे लगा व्हाट्सएप से, फिर लगा नहीं ये तो फेसबुक, वो कौन सा है, फेस टाइम से आई है। तो ये नंबर्स हैं और ये कहा गया है कि बिलाल रसूल को डाल दो उसमें। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, या तो ये फैब्रिकेटेड खबर है, जिसमें डॉन लीक्स के बारे में भी गालिबन फैब्रिकेटेड खबर थी, या सच्ची थी तो लीक थी, और अगर झूठी थी जो बाद में इन्होंने कहा कि ये कहा ही नहीं गया, किसी ने कहा ही नहीं, फौज ने भी कहा और सिविलियंस ने भी कहा कि ये तो किसी ने वहाँ कहा ही नहीं कि फौज पनाह दे रही है और सरपरस्ती कर रही है दहशत गर्दी की, हम मेरा ख्याल है कि वो लीक की गई थी खबर। मैं अगर मेरी राय उस पर मुख्तलिफ, अंदर से बैठे हुए किसी ने लीक की थी, फिर लीक आर्मी को प्रेशराइज करने की, फिर लीक थी। अगर नहीं कहा जो बाद में बात है तो फैब्रिकेटेड थी। दोनों सूरतों में फौज को पे प्रेशर डालना था, दोनों सूरतों में फौज पे प्रेशर डालना था। अब ये करते ये हैं कि बात कहलवाते हैं अलिफ से बे से, और वो फॉल गाय होता है, वो कुर्बानी का बकरा होता है। जिस तरह आपने मुशाहिदुल्लाह का नाम लिया, जिस तरह परवेज रशीद, जिस तरह तारिक फातमी, जिस तरह राव। देखिए उस मीटिंग में जिसको डॉन लीक साहब कहते हैं ना, तारिक फातमी की ब्रीफिंग थी और एक एजाज चौधरी की। तारिक फातमी को भी कुर्बानी का बकरा बनाया गया और आज निहाल हाशमी कुर्बानी का बकरा, उन्होंने पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी है। ये टिपिकल पैटर्न है। हाँ, टिपिकल पैटर्न है, यहाँ पे भी वही पैटर्न है। निहाल हाशमी की पार्टी रुकनियत उन्होंने मुअत्तल कर दिया। नहीं, पर ये टिपिकल है ना, ये पहले चीज ये टाइम मांगते हैं। खतरे की घंटी उस वक्त बजनी शुरू हो जानी चाहिए जब मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज दे प्ले फॉर टाइम। पीपल्स पार्टी रैश उसी वक्त रिएक्शन देना शुरू कर देगी। पीपल्स पार्टी जनरल्स और जजेस को इंडक्ट नहीं करेगी। सेनेट में मैं बता रहा हूँ इंडक्ट किए में कौन से जनरल ने मुस्लिम लीग का झंडा उठाया, ये कौन से जज ने मुस्लिम लीग का झंडा उठाया, मुस्लिम लीग नवाज का, टू बी रिवॉर्डेड लाइक दैट।
सर वैसे इस दौर में नवाज लीग की जो लिस्ट है ना जजेस और जनरल्स की, उसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हो गए हैं। कोई क्रिकेट चलाता है, कोई हाउसिंग अथॉरिटी चलाता है, कोई पीटीवी चलाता है, बेड़ागर्क सारी जगहों पे है, लेकिन ये स्टाइल है मियाँ साहब का, वो अपने बंदे हर जगह रख के फिर हुकूमत करना पसंद करते हैं। और पांचवा इनका जो होता है ना, मैंने आपको 4 बताए हैं जो इनके तरीके, एक बाय टाइम, दूसरा इंडक्ट इस्टेब्लिशमेंट, पहले इंडक्ट इस्टेब्लिशमेंट, दूसरा बाय टाइम, तीसरा डिकॉय रखो इसमें, चौथा गिव स्केप गोट्स, बकरे कुर्बानी के बकरे तैयार किए हैं जो देने के लिए, और पांचवा है कि अगर फिर भी ना बने तो पाँव पकड़ लो, फिर बिल्कुल पाँव पकड़ लेते हैं, और वहां अगर इनको बख्श दो और ये मुस्तकम हो जाए तो आपके गले को आते हैं। ये मेरा तजर्बा है शरीफ बरादरान और शरीफ खानदान का। ये तजर्बा आफ्टर ऑल मैंने भी इनके साथ 30 साल तकरीबन सियासत की है, इनको देखा है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद प्राइम मिनिस्टर होती थी, नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर होता था, ये रिसीव करने नहीं आता था एयरपोर्ट पे। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पंजाब में लाहौर भी जाती थी तो ये रिसीव करने 88 से 90 तक ये पैटर्न। चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद आता था, सीधा प्रेसिडेंसी इसहाक खान से मिलने, फिर आर्मी चीफ को मिलने असलम बेग को, फिर लाहौर। और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जितनी हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की, और पुलिस ने 2 MNA हमारे इस्लामाबाद से उठा लिए। ये मियाँ साहब ताकतवर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मियाँ साहब के साथ वो एक पंजाब की कहावत है कि एक आदमी था, एक दायरे में रात को बैठे होते थे लोग, बिजली नहीं हुआ करती थी पंजाब के रात में, रात के अंधेरे में बैठे बातें कर रहे थे, चोरों की बातें शुरू हो गई। तो एक जो कमज़ोर तरीन आदमी बैठा था वहाँ, दिता, अल्लाह दिता ने कहा कि चौई साहब, मेरा दिल करता है, मेरा दिल करता है कि मैं हूँ और बाला भी हो और सदीका भी हो, और चोर आए और मेरे हुक्के की चिलम को हाथ लगा के कहे मैं चोर हूँ, और बाला भी उसको पकड़े और सदीका भी पकड़े और दरख्त से बांध ले, और फिर देखे मैं कितने उसको छांटे मारता हूँ। तो ये भाला भी हो और सदीका भी हो, इनके साथ जब भाला भी हो और सदीका भी हो, फिर ये शेर होते हैं। तो बाला और सदीके के बगैर नहीं, बाले और सदीके के बगैर तो रात को डरते रहते हैं। अच्छा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ये जो आज वाला वाक़या है निहाल हाशमी वाला, मरियम औरंगज़ेब हमारे साथ शामिल हो रही हैं, तो उनसे ज़रा रद्द-ए-अमल तो लें कि हुआ आज क्या है। वो तो कहेंगी कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, रद्द-ए-अमल उनसे लेने की क्या ज़रूरत है, वैसे ले लें। वो बेचारी नरम गुफ्तार जी ब्रिगेड में, गालम गलोच ब्रिगेड में अगर एक नरम गुफ्तार शख्सियत है तो वो मरियम औरंगज़ेब है। मरियम बीबी अस्सलाम वालेकुम। मरियम बीबी, ये आज पहले मार धाड़ और फिर सज़ा, ये क्या कोई पैटर्न है, प्लान ऐसे ही था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं पहले कह दूँ कि सुबह जब सेनेटर निहाल हाशमी साहब ने अपना बयान दिया, मैंने उस पर रद्द-ए-अमल दिया कि इसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या शरीफ फैमिली का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और इसका शरीफ फैमिली का ये मौक़िफ़ भी नहीं है ना मुस्लिम लीग नून का। और मैंने तब भी कहा कि वज़ीर आज़म ने निहाल हाशमी साहब को वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर लिया है और सख्त नोटिस दिया जाएगा। और आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने उसी तरह एक तो उनकी पार्टी रुकनियत के पार्टी की डिसिप्लिन की वायलेशन करने पे उनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल की है, और उसके साथ साथ उनको शो कॉज नोटिस दिया और सेनेट सीट से इस्तीफा मांग लिया है, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस रवायत को अब ख़त्म करना चाहते हैं कि अदारों की तस्दीक हो। वो आईनी और कानूनी अदारों की बालादस्ती में और उनके एहतराम में मुकम्मल यकीन रखते हैं, और यही रवायत उन्होंने कायम की है आज इस एक्शन से। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि उन्होंने वाज़िया तौर पर ये कहा कि जो शरीफ फैमिली कानूनी जंग लड़ रही है वो आईनी और
कानूनी तकाज़ों के जरिए हो रही है, लेकिन वो किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो आईनी और कानूनी अदारों की तस्दीक करें और इस तरह के बयान दें। अच्छा मरियम बीबी, ये पहला मौका तो है नहीं। साद रफ़ीक साहब ने नाको चने कहा था, फिर बयान आ गया था कि गली गली से ताबूत निकलेंगे, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने मारधाड़ की, परवेज़ रशीद साहब ने कहा। अब बताइए ये सिलसिला थमेगा कहाँ पर? देखिए, ये तो वज़ीर आज़म ने जो आज एक्शन लिया है, ये इस चीज़ की तमाम उस मौक़िफ़ की नफ़ी करती है कि खुदा न खास्ता कोई साजिश प्लान की जा रही थी और जानबूझकर कोई इस तरह का प्लान था। वज़ीर आज़म का जो सख्त नोटिस है वो भी इस बात की अक्कासी करता है कि वज़ीर आज़म इस किस्म की किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे और इस किस्म की जो बयानात आते हैं वो आए हैं। और आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने माजी में भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया इन चीज़ों के ऊपर, और ये हम सबको चाहिए कि माजी में कौन सा एक्शन था ये बताइएगा मुझे। ये जो मैंने 4 बयान गिनवाए इनमें से एक एक्शन नहीं था। आपको भी ये बात मालूम है कि जब जब किसी ने भी तजावुज़ करने की कोशिश की, पार्टी डिसिप्लिन की, और किसी भी इस तरह के बयान की जिसमें आईनी और कानूनी अदारों को इम्पैक्ट किया जाए, उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने हमेशा सख्त नोटिस लिया है और ये पैगाम दिया है कि वो इस किस्म के किसी भी एक्शन को की इजाज़त नहीं देते। मरियम औरंगजेब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एतज़ाज़ साहब, सेनेटरशिप गई और रुकनीत गई तो ठीक है, इट्स इनफ, या जो डैमेज करना था वो कर लिया, अब तो ये करना ही था। ये सेनेटरशिप इनको महंगी नहीं पड़ेगी, महंगी बिल्कुल नहीं पड़ेगी, हरगिज़ नहीं पड़ेगी। और आप देखेंगे कि इनको रिवॉर्ड मिलेगा इस बात का। गवर्नर बना देते हैं आखिरकार, सदर बना देते हैं आखिरकार, ऐसे काम करवा के। तो लॉयलिस्ट चाहिए, उस वक्त जो काम किया ठीक है, बाद में रिवॉर्ड ये रिवॉर्ड करेंगे, करते हैं हौसला। ये इनमें एक बड़ापन है, ये एक बात है, पर दुनिया में दिखाने के लिए आजिज़ी के साथ, इंतहाई आजिज़ी के साथ नवाज शरीफ पेश होंगे JIT के आगे, ये भी मैं बता दूं। 3-4 महीने से कान पक गए हमारी ये बात सुनते, सुन सुन के कि जी क्या बड़े आदमी हैं नवाज शरीफ। ये खुद मरियम साहबा भी कहती रही, बाकी GG ब्रिगेड जो गालम गलोच ब्रिगेड है उनका, क्या वजीर आजम है जी, 3 पुश्तों का हिसाब दे दिया, 3 पुश्तों का हिसाब दे दिया। जब तकरीर की इन्होंने कौमी असम्बली में, एक कागज नहीं दिया, अभी तक भी नहीं दिया, एक कागज नहीं दिया, तो 3 पुश्तों का हिसाब दे दिया। अब जब ये आजिज़ी के साथ पेश हो जाएंगे, ये बड़ा ड्रामा होगा, ये भी एक एक्टर्स रोल होगा JIT के सामने। फिर हमारे अगले 5 साल कान पक जाएंगे कि जनाब अदले जहांगीर पेश हो गया काजी के आगे, हज़रत उमर फारूक की रिवायत पे, हज़रत अली की रिवायत पे, जिनके खिलाफ फैसला एक ईसाई के हक़ में काजी ने दे दिया, उन्होंने उसको मंजूर किया। ये तो सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं। साथ JIT के मैं कम अज़ कम एक शख्स हूँ जो पहले दिन से कह रहा है कि JIT और ये मातहत लोग हैं, ये वो काम करेंगे जिसको आपने चेयरमैन SCCP लगाया है, वो कभी तो आपका उधार अदा करेगा ना। और ये इल्ज़ाम जो WhatsApp कॉल का है और दूसरी कॉल का है, मैं बात उधर चली गई, मैंने कहा या फैब्रिकेटेड है या लीक, ये लीक्ड है या फैब्रिकेटेड है। ये इल्ज़ाम रजिस्ट्रार पे नहीं है, उन 3 जजेस के ऊपर है। रजिस्ट्रार की मजाल नहीं है, मकाम नहीं है कि वो कोई कहे, किसी को कहे और मुतलका शख्स को कहे कि इसको नामजद करो, उसको नामजद करो। रजिस्ट्रार की मजाल और मकाम नहीं है।
ये प्रेशर डाल रहे हैं उन जजेस पे। जस्टिस अजमत, जस्टिस अफजल और जस्टिस इजाजुल एहसन, उन तीनों ने बनाई ना जीआईटी, उन तीनों के ऊपर इल्जाम है, उन्होंने सिलेक्ट किया था। नहीं, सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने बनाई जीआईटी, इसमें मुजमिर है ये दलील कि उन्होंने रजिस्ट्रार को कहा कि फलां शख्स का नाम मंगाओ और हम उसको अप्रूव करेंगे। अच्छा, वैसे कमाल है ये चीज है। उन्होंने कहा रजिस्ट्रार की क्या मजाल है। मैं पहले कहता था कि मरियम बीबी डॉन लीक्स में मरियम है, मरियम नवाज दूसरी वाली, मरियम नवाज है, क्योंकि उसका एक उन्होंने सेल बनाया था जो सेल बाकायदा बग करता था मीटिंग्स इन दी प्राइम मिनिस्टर्स हाउस एंड सेक्रेटेरिएट, और मैंने उसकी मिसाल दी जिसमें मैं जिस मीटिंग में मौजूद था, बंद कमरे की मीटिंग, जिसका एतराफ़ किया मोहम्मद ज़ुबैर, जो आप गवर्नर हैं उस वक्त तर्जमान थे, उन्होंने मीडिया पे एतराफ़ किया कि वो सुन रहे थे बैठे। तो ये सुनते थे, ये सुनते हैं। वहाँ मरियम को बचाने के लिए स्केपगोट्स क्रिएट किए गए, पर अब नवाज शरीफ और सुप्रीम कोर्ट में से बकरा कौन ढूंढेंगे? ये देखें, जजेस का मामला है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, मजाक नहीं है सर। इन्होंने जजेस पे इल्जाम लगा दिया है, लगा तो दिया बराह रास्त इल्जाम, इसमें इन्होंने जजेस पे इल्जाम लगा दिया है। वो जज, वो रजिस्ट्रार, जब तक उसको जज कोई ना कहे या चीफ जस्टिस ना कहे, वो ये काम कर सकता है। नदीम साहब, ये मुमकिन है उसके लिए। अच्छा, ये वो 3 जजेस हैं जिन्होंने SCCP और SBP से कहा पूरी फहरिस्तें लाओ, उसमें से हम बंदा एक चुनेंगे। पूरी फहरिस्तें आई और उसमें से एक उन्होंने पिक किया। और ये वो 3 जजेस हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को नाहल भी करार नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि कानून शहादत पे अभी इसको परख के देखते हैं। उन 3 जजेस को अब इस पोजीशन पे ला खड़ा किया है कि उनको जवाब देना पड़ेगा। उनको मतलब दिस इज इम्प्लिसिट इन दिस। आप अगर कहें कि जी कर्नल ने फोन कर दिया तो क्या कोई बड़ा अहम मामला हो, ये छोटा मोटा अहम मामला, ये अहम तरीन मामला है मुल्क की सियासत का। कर्नल ने फोन कर दिया तो कर्नल खुद करेगा, जनरल के कहे के बगैर? वो तो जनरल ने कहा होगा तो कर्नल करेगा। ये तो इन्होंने डायरेक्ट इल्जाम लगाया है ऑन द जजेस एंड ऑन द बेंच और ऑन द चीफ जस्टिस। इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट को बैठना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर जुडिशरी के हाईएस्ट साहब की आला तरीन जो अदलिया है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया कि आपने इन्फ्लुएंस किया इस प्रोसेस को, तो वो सुप्रीम कोर्ट है अगर, तो सुबह बैठे और बताए फिर इसके ऊपर हिसाब किताब। या ये दुरुस्त है या गलत है, दोनों सूरत फुल कोर्ट बैठनी चाहिए इसके ऊपर। आपको नहीं लगता फुल कोर्ट बैठनी चाहिए? तलब करें सारों को कि बताएं। फुल कोर्ट बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए। ये तो बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। आपकी तजवीज़ दुरुस्त है, इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो नहीं हो सकती ना। सर देखें, आप अगर ये चाहें, और मैं इसलिए कहता हूँ ये फैब्रिकेटेड है, फैब्रिकेटेड भी है तो तब भी बहुत गलत बात है कि फैब्रिकेट कर रहे हैं आप ऐसी खबर जो कि हद तक इज्जत ही नहीं करती, बहुत भयानक कॉन्डक्ट एट्रीब्यूट करती है टू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बराह रास्त मिलाइन कर रहे हैं ना जी, ये तो दरमियान वाली कैफियत कोई नहीं। मिलाइन कर दिया आपने कि आपने इन्फ्लुएंस किया इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस को अब फर्ज करो मैं जज हूँ सुप्रीम कोर्ट का, और मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्राइब्यूनल बन रहा है इसमें अलिफ आए। अब मैं खुद तो फोन नहीं करूँगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कि अलिफ को लगाओ, मैं रजिस्ट्रार को ही कहूँगा ना कि भाई उसको कह दो अलिफ का नाम भेज दे तो हम अप्रूव कर देंगे। तो वैसे अगर जजेस का प्रेरोगेटिव भी है किसी को पिक करने का, तो उसका क्या तरीकाकार होता है? अगर वो लगाना चाहते हैं कि एतजाज़ एहसन साहब को नदीम मलिक की इंक्वायरी पे लगा दो, तो क्या उनकी पावर है कि आपको बराह रास्त पिक कर लें? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो फिर कोई चोरी वाला रास्ता तो नहीं दिखाया था। ये इसीलिए कहता हूँ ये स्टोरी फैब्रिकेटेड है, पर फैब्रिकेटेड स्टोरी भी इल्जाम लगाती है जजेस पर। सुबह फुल कोर्ट बैठे, तजवीज़ दें आप इसके ऊपर।
नहीं, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ फुल कोर्ट बैठना चाहिए। फुल कोर्ट बैठा था चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के, बिल्कुल सारा फुल कोर्ट बैठा था, मासवाए वो जजेस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में थे जी। या एक साहब ने रिक्यूज कर लिया था क्योंकि वो उनका सीनियरिटी का कोई मामला था विद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। 13 जज बैठ गए थे, 4 बाहर रहे थे। इंसाफ हो गया ना जी, फैसला हो गया उसमें से, तो ऐसी कोर्ट लगनी चाहिए। कसूर या अंदर से निकलेगा या बाहर से निकलेगा, जहां से निकलेगा कौम को तो बताएं। और अगर कोर्ट ऐसा नहीं करेगी, कोई इतना इंतहाई इकदाम नहीं लेगी, तो फिर इस किस्म की बातें और स्कैंडल निकाल लेंगे और झूठ बना लेंगे और झूठ बना लेंगे। फिर तो झूठ की तो बनाने की तो हद ही कोई नहीं ना। ये अपने दिफा में इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है, मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के पास कोई मनी ट्रेल नहीं है। वो होती तो पहले आ जाती। वो जिसके पास कागजात हों, मौजू कागजात, वो पहले दिन कहता है जी मेरे से झगड़ा क्यों करते हो, ये रखा है। कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई जो मालिक हो, इन्होंने मलकियत एक्सेप्ट कर ली है। दूसरी बात में आप जिस मकान या घर के मालिक हैं, उसके कागजात जो हैं मलकियत के, वो मेरे पास होंगे कि आपके पास होंगे? दुरुस्त है। और वो जिस तरह आपने खरीदा है, आपने फाइल बनाई होगी, बिल्कुल, कि ये चेक था, उसकी फोटोकॉपी आपने उसमें रखी होगी, उसमें रसीद रखी होगी, उसमें जो पेमेंट रजिस्ट्रेशन की है वो उसकी होगी, उसमें जो स्टैंप लगा हुआ है वो। अच्छा, अब वो आपने अपने घर में रखी हो, दराज में रखी हो, अलमारी में रखी हो, दफ्तर में रखी हो या लॉकर में रखी हो, पर आपकी दस्तरस में है। वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में आपने रखी हो, आपकी दस्तरस में है। तो इसमें मुश्किल, मैं जो पहले दिन से कह रहा हूं, नदीम साहब, पहले दिन से कह रहा हूं कि 4 दिन का केस है, जब सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था, और 5वें दिन फैसला आना चाहिए। जब उन्होंने तस्लीम कर लिया है, जायदाद भी तस्लीम कर ली, ऑफशोर कंपनियां भी मान ली, तो दोनों चीजें मान ली। उनको क्या, आप लाओ डॉक्यूमेंट्स लाओ, कब रजिस्टर कराएं, कब ट्रांजैक्शन, सारे डॉक्यूमेंट्स लाओ। उसके बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। इस JIT को भी उसके बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्स लाओ जी, सामने रखो, और अल्लाह करे, खुदा करे, पास हो जाओ। वजीर आजम पाकिस्तान पे इल्जाम गलत साबित, लेकिन आपको उम्मीद है पास हो जाएंगे? क्योंकि अगर पास होने के वाले होते तो ये सारा रिकॉर्ड पहले न रख दिया होता, सुप्रीम कोर्ट में रख देते। मरियम नवाज ये क्यों कह रही, सुनी जाती कि मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना पाकिस्तान में, ना मुल्क के अंदर, ना मुल्क से बाहर, मैं तो वालिद के साथ रहती हूँ। या नवाज शरीफ ये कह के कि तमाम रिकॉर्ड है, तमाम दस्तावेजात हैं, और ये है वो सबूत, और सुप्रीम कोर्ट में जब मौका मिले कंसाइज स्टेटमेंट फाइल करे तो सबूत को साथ रखे ही ना। सबूत इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारा फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन और ये सारा कमीशन कटबैक और मनी लॉन्ड्रिंग से हुआ है। तो वो तो अब हुदैबिया भी साथ खोल लिया ना जी उन्होंने, उसको वो काजी को भी बुला लिया है उन्होंने, वो सईद अहमद नेशनल बैंक वाले को भी बुला लिया है, हुसैन को सुबह फिर बुला लिया है। हुदैबिया का भी अब हिसाब देना पड़ेगा। तो खोलना चाहिए ना, खोलना चाहिए नदीम साहब, खोलना चाहिए हुदैबिया, खोलना चाहिए। क्यों नहीं खोलना चाहिए? रो रो के लोग 15-20 साल से लगे हुए हैं कि हुदैबिया हुदैबिया हुदैबिया। और हुदैबिया में मैं मैंने पहले दिन कहा था कि आप ये मान लें कि डार साहब पे दबाव डाल के ये बयान लिया गया, पर बयान जो लिखा गया है उसमें जो बैंक अकाउंट्स हैं, उसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स के नंबर्स हैं, उसमें जो शख्सियात हैं, उनका तो आप इंडिपेंडेंटली
तस्दीक कर सकते हो कि नहीं कर सकते? आपकी हुकूमत में किया भी था आप लोगों ने काम, पीपल्स पार्टी दौर में जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने भी, फिर रहमान मलिक ने भी 2 दफ़ा किया था आप लोगों ने। क्या एनालिसिस था उसका, आउटकम क्या थी? आउटकम तो उसका कुछ नहीं हुआ, पर एनालिसिस उसका वो सारा निकाल लिया था रहमान मलिक ने, सारी मनी ट्रेल निकाल ली थी। फिर गवर्नमेंट बदलती है तो इनकी आ जाती है, वो FEBCs वगैरह से और फॉरेन करेंसी वो सब कुछ निकाल लिया था, सब कुछ। तो आपका ख्याल है वो दुरुस्त थे, हकायक वो सही थे जो उसमें जो रहमान मलिक दावा कर रहे थे? नदीम साहब, अगर हकायक गलत होते तो मियाँ नवाज शरीफ को कोई परेशानी ना होती। ये अप्रैल, गुज़श्ता साल अप्रैल, पूरा साल पहले ये फारिग हो गए होते, बरी हो गए होते, कोई केस ही ना होता, कोई बहस ही ना होती, कोई रुसवाई ना होती, कोई नारा ना लग रहा होता गली गली में शोर है, कोई नारे कुछ, अगर इनके पास होता कुछ। पर ये कहते रहे कि हम पेश करेंगे, जो वो बेटे भी साहब भी कहते रहे, इनके जीजी ब्रिगेड वाले, गालम गलोच ब्रिगेड वाले भी सारे एक एक कहता रहा कि जी जो मौके पे हम पेश कर देंगे सारे दस्तावेज़ात। अच्छा, इसमें इत्तेज़ार साहब जो एक बड़ी मज़े का कैच है इस सारी स्टोरी में, वो आमिर अजीज़ जो एक रुकन है, वो स्टेट बैंक में थे, फिर वो नैब में आ गए थे, और नैब में जिस शख्स ने हुदैबिया पेपर मिल्स का केस तफ्तीश करके बनाया था वो आमिर अजीज़ नहीं बनाया था। लेकिन फिर जब मियाँ साहब की एग्ज़ाइल डील होगी तो वो केसेस रुक गए थे। ये आमिर अजीज़ उसी कमेटी का रुकन है, तो ऑब्जेक्शन उन्होंने बंदे देख के उठाया, वैसे नहीं उठाया। नहीं, वो तो अगर उसने इन्वेस्टिगेट किया हुआ है पहले से तो दोबारा इन्वेस्टिगेशन पे लगने के लिए कोई ममानियत तो नहीं है। लेकिन उसके पास डिटेल्स होंगी ना जी, उसने हुदैबिया अगर पहले इन्वेस्टिगेट किया हुआ है तो उसके पास हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो इस मामले को जल्दी मंतकी अंजाम की तरफ ले जाए। इस मामले को तो मंतकी अंजाम, मेरी बात याद रखिएगा ऑलवेज, 4 दिन और 5वें दिन फैसला। तो इस अब एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। एतजाज़ साहब, JIT कंक्लूड कर सकेगी, अपनी फाइंडिंग्स दे पाएगी? JIT पे बड़ा दबाव होगा, पर मेरा ख्याल है अब जजेस को भी इस स्टोरी, व्हाट्सएप स्टोरी, फैब्रिकेटेड व्हाट्सएप स्टोरी, फैब्रिकेटेड, अगर इसको फैब्रिकेट करने में SCCP के चेयरमैन ने हिस्सा लिया है वो मैं मान सकता हूँ कि उसने एक कॉल पहले उसको कॉल आई हो रजिस्ट्रार की कि वो नाम याद रखें, नाम आपने कल तक देने हैं, बगैर किसी के नाम। एक ऑर्डिनरी कॉल आई, कॉल तो आ गई ना। उसके बाद उसने व्हाट्सएप की कॉल बना ली, व्हाट्सएप की कॉल का तो प्रूफ ही कोई नहीं। तो आपका ख्याल है कि ये फैब्रिकेटेड भी हो सकती है, फैब्रिकेट की है टू मिलाइन द जजेस? इट्स नॉट टू मिलाइन द JIT, इट्स टू मिलाइन द सुप्रीम कोर्ट जजेस। JIT का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। JIT तो उसके बाद बनी थी। JIT का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, सिवाय एक बंदे के JIT के। ये तो जजेस की तरफ से, ये तो आपका ख्याल है कि गवर्नमेंट ने थ्रू SCCP चेयरमैन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के ऊपर इल्ज़ाम धर दिया? ये लो, झूठा इल्ज़ाम धरा है, पर बिल्कुल धरा है, डायरेक्टली धरा है। क्योंकि नदीम साहब, बार बार मुझे रिपीट करना पड़ा, ये रजिस्ट्रार का मकाम नहीं है कि वो फ़ोन उठाए या व्हाट्सएप फ़ोन करे। क्लोजिंग रिमार्क्स, कल सुबह सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्को है आपकी? सुप्रीम कोर्ट से मुझे अभी कोई तवक्को तो नहीं है। कमज़ोर है सुप्रीम कोर्ट? नहीं, वो कोई दरगुजर करने के नहीं, इसमें दरगुजर करेंगे तो उनकी जो अपनी इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी है वो उस पर क्वेश्चन हो गया। अब दरगुजर करेंगे तो उसको कंप्रोमाइज़ कर रहे होंगे। हाँ, ये तो ज़रूर है उनके, पर वो जजेस ज़्यादातर जो है उनका मिजाज दरगुजर का है।
तो फिर सुनते रहें, फिर ये जो कुछ है इस पे तो सवाल रुकेगा नहीं। और मैं नवाज शरीफ का कह रहा हूँ, नवाज शरीफ एंड द शरीफ फैमिली एंड द शरीफ मशीन इज अ ब्रूटल मशीन। इन्होंने जो सज्जाद अली शाह के साथ किया वो हमारी आंखों के सामने हुआ। इन्होंने जो फारूक लगारी के साथ किया हमारी आंखों के सामने हुआ। इन्होंने जो आसिफ नवाज के साथ किया हमारी आंखों के सामने हुआ। इन्होंने जो मुशर्रफ का जहाज ही हाईजैक अलॉन्ग विद 200-250 और पैसेंजर्स जो करने की कोशिश की, मुशर्रफ वॉज द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड। मैं उसका कोई दाई नहीं हूँ, पर आप हवाई जहाज को कराची से लैंड ना करने दें और कहें कि नवाबशाह लैंड कर, और उसमें लोग और भी हों जिनकी जानें, जिनका खतरा, तो जिसमें अभी वाले सुप्रीम कोर्ट के साथ ये हो सकता है जो कुछ पहले हुआ। ये तो सब बहुत, मैंने शुरू ही आपका प्रोग्राम इसमें किया कि इनसे तो कोई तवक्को रखे ही ना, ये इंतहाई हद तक जाएंगे। चौधरी एतजाज़ अहसन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।